हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पर जो दुनिया की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को डायरेक्टली इंपैक्ट करता है, जिसका नाम है चाइना के होल्डिंग्स इन यूएस गवर्नमेंट डेट। सबको यह पता है कि चाइना ने यूएस के डेट का एक बड़ा हिस्सा जो है वो होल्ड किया हुआ है। पर क्या होगा अगर इन होल्डिंग्स को कंटिन्यूसली डिक्लाइन कर दिया जाए? क्या ग्लोबल इकोनॉमी में इसके चलते इंस्टेबिलिटी आ जाएगी? चलिए समझते हैं कि यूएस गवर्नमेंट डेट क्या होता है, चाइना कैसे एक टाइम पर इसका लार्जेस्ट होल्डर बन गया था। इस वीडियो में हम ये भी एक्सप्लोर करेंगे कि अगर चाइना अपने यूएस डेट होल्डिंग को रिड्यूस करे तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए और अपने थॉट्स हमसे जरूर शेयर कीजिए। पर उससे पहले, चैनल का नाम है दिया ये सब, मेरा नाम है राही मेहता। चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखते रहे। तो दोस्तों, दशकों तक ग्लोबल फाइनेंशियल लैंडस्केप का एक इंपॉर्टेंट फीचर यही रहा कि चाइना जो था वो यूएस गवर्नमेंट होल्डिंग के अंदर एक सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूटर था, एक सिग्निफिकेंट होल्डर था। सबको पता है कि चाइना सिर्फ यूएस गवर्नमेंट डेट होल्ड नहीं करता, बल्कि एक टाइम पर ये लार्जेस्ट होल्डर भी था, जो अमेरिका के कई बड़े एलाइज से भी आगे था। यहां जो आप ग्राफ पीछे देख पा रहे हो, ये अर्ली 2024 तक के यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेजरी सिक्योरिटीज के लार्जेस्ट फॉरेन होल्डर्स को दिखाने का काम करता है। आप इसमें देख सकते हो कि अभी के लार्जेस्ट फॉरेन होल्डर्स में जापान शामिल है, जो 1.1 ट्रिलियन डॉलर से ज्यादा की यूएस गवर्नमेंट डेट के ट्रेजरी बॉन्ड्स होल्ड करता है। लेकिन पहले इसमें चाइना लीड किया करता था। यहां जो अपडेटेड ग्राफ जो आप देख रहे हो, ये 2018 के डाटा को दिखाता है। इसमें आप देख सकते हो कि चाइना कभी यूएस डेट का सबसे बड़ा होल्डर था, यानी कि 17.3% पूरी अमेरिकी सरकार का डेट जो था वो चाइना होल्ड करता था 2018 में। जापान तब दूसरे नंबर पर आया करता था। लेकिन उसके बाद लगातार चाइना की जो होल्डिंग्स है वो कंटिन्यूसली डिक्लाइन करती जा रही हैं। अगर करंट ट्रेंड ऐसे ही चलता रहा तो हो सकता है कि एक दिन चाइना मेजर इकोनॉमीज के बीच में लोएस्ट ओनर्स ऑफ यूएस डेट बन जाए। तो अगर वो दिन आ जाए तो क्या होगा? क्या ग्लोबल इकोनॉमी डिस्टेबलाइज होगी या फिर दूसरे इन्वेस्टर इस गैप को फिल कर लेंगे? इस चीज को समझने के लिए पहले हमें यह समझना है कि यूएस गवर्नमेंट डेट होता क्या है। जब हम यूएस गवर्नमेंट डेट की बात करते हैं तो इसका मतलब सिक्योरिटीज होती हैं जो डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेजरी इशू करता है, ताकि गवर्नमेंट की ऑब्लिगेशंस को फाइनेंस किया जा सके। इन सिक्योरिटीज में ट्रेजरी बिल्स जो शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं, ट्रेजरी नोट्स जो मीडियम टर्म के लिए होते हैं, एंड ट्रेजरी बॉन्ड्स जो लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं, इनको शामिल किया जाता है। इन्हें कलेक्टिवली हम सिर्फ ट्रेजरी या टी बिल या टी नोट या टी बॉन्ड्स कहते हैं। यहां एक ग्राफ है जो दिखाता है कि यूएस फेडरल डेट कितना है। इसमें डाटा यूएस डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेजरी का ही दिया गया है। आप देख सकते हो कि यूएस का फेडरल डेट जो है वो काफी ज्यादा बढ़ चुका है और लेटेस्ट डाटा के मुताबिक, यानी कि 2024 के डाटा के मुताबिक, ये 35.4 ट्रिलियन डॉलर के पास पहुंच चुका था। चाइना इस डेट का एक सिग्निफिकेंट पोर्शन अभी ओन करता है, जो पहले देखे ग्राफ के मुताबिक अभी टोटल मिड 700 बिलियन डॉलर के आसपास का एक लोन है, एक डेट है, जो चाइना अमेरिका की गवर्नमेंट की डेट के अंदर होल्ड करता है। ये डेट जो है, वैसे अमेरिका का टोटल डेट जो है वो चाइना भी शेयर करता है, जापान भी शेयर करता है, दूसरी फॉरेन कंट्रीज भी शेयर करती हैं, कुछ पेंशन फंड, कुछ सेंट्रल बैंक और डोमेस्टिक अमेरिकन इन्वेस्टर के बीच में सारा का सारा अमेरिका का डेट जो है वो शेयर किया जाता है। तो यूएस ट्रेजरी खरीदने का रीजन क्या है? सबसे पहला, यूएस ट्रेजरी को मिनिमल डिफॉल्ट रिस्क के साथ देखा जाता है। यह दुनिया की सबसे सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट में से एक है। दूसरा रीजन यह है कि यूएस ट्रेजरी मार्केट जो है वो काफी लार्ज और एक्टिव है, जो बायर्स को अपने पोजीशंस को इजीली एंटर और एग्जिट करने का मौका देती है। इसका मतलब अगर चाइना को एक ही रात में बिलियंस ऑफ डॉलर्स की ट्रेजरीज बेचनी हो तो वो ये कर सकता है, लेकिन क्योंकि बहुत सारे ऐसे बड़े इन्वेस्टर्स हैं जो हमेशा एक्टिव रहते हैं, जो इनकी चाइना की या किसी भी कंट्री की पोजीशंस को बाई कर सकते हैं। तीसरा रीजन यह है कि यूएस डॉलर दुनिया का प्राइमरी रिजर्व करेंसी है। काफी सेंट्रल बैंक अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स का एक बड़ा हिस्सा डॉलर डिनोमिनेटेड एसेट्स में ही होल्ड करते हैं। इसी वजह से आप देख सकते हो कि चाइना ने इन रीजंस के बेसिस पर यूएस ट्रेजरीज एक्वायर किए, लेकिन ऑफ कोर्स और भी काफी रीजंस हो सकते हैं। अब समझते हैं कि चाइना जो है वो कैसे और क्यों यूएस ट्रेजरी होल्डिंग का एक लार्जेस्ट होल्डर बन गया था। देखो, चाइना जो है वो एक लार्ज स्केल एक्यूमुलेशन ऑफ यूएस ट्रेजरी जो है, ये अर्ली 2000 में चाइना ने शुरू किया था। इस टाइम पर चाइना की इकोनॉमी जो थी वो रैपिडली ग्रो कर रही थी। ये इन्वेस्टमेंट के लिए तब चाइना हब बन चुका था। अमेरिकन इन्वेस्टर से लेकर यूरोपियन जायंट्स, ईस्ट एशियन कंपनीज तक सब चाइना में फैक्ट्रीज खोल रहे थे या चाइनीज कंपनीज के साथ पार्टनरशिप कर रहे थे। इससे चाइना इंटरनेशनल ट्रेड से काफी ज्यादा पैसा कमा रहा था। मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्टिंग के जरिए चाइना ने दुनिया के काफी बड़े पोर्शन का प्रोडक्शन हैंडल कर लिया था और इस प्रोसेस में अनप्रेसिडेंटेड अमाउंट ऑफ फॉरेन करेंसी, खासकर यूएस डॉलर, चाइना ने एक्यूमुलेट कर लिए। ये कैसे? देखो, जब चाइना किसी गुड को एक्सपोर्ट करता है या बेसिकली किसी कंट्री को सामान बेचता है तो उसके बदले में उसे यूएस डॉलर्स मिलते हैं, और
जब वो इंपोर्ट करने से ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं, तो या कह सकते हो कि या बाय करने से ज्यादा जब वो सेल करते हैं, तो उनके पास यूएस डॉलर्स काफी लार्ज अमाउंट में एक्यूमुलेट होते हैं। यहां जो ग्राफ है वो आपको दिखाएगा कि चाइना के टोटल रिजर्व्स कितने हैं। लगातार चाइना के टोटल रिजर्व जो है, जो वर्ल्ड बैंक के डाटा के मुताबिक बढ़ते जा रहे हैं। आप यहां देख सकते हो कि जो रिजर्व्स हैं ये काफी तेजी से बढ़े हैं। ये उसके लार्ज ट्रेड सरप्लस का रिफ्लेक्शन है जो उसने दुनिया के साथ किया है। चाइना बस गुड्स एक्सपोर्ट कर रहा है, जितना वो ज्यादा गुड्स एक्सपोर्ट कर रहा है जितना वो इंपोर्ट कर रहा है, इसी के चलते। लेकिन कोई भी कंट्री अपने रिजर्व्स को बस बैंक में नहीं छोड़ सकता है। अगर ऐसा होता तो इसका मतलब होता कि पोटेंशियल रिटर्न से मिस आउट वो कंट्री कर रही है। उनके पास रिजर्व्स का इतना बड़ा अमाउंट था, तो एक तरीका था उससे और भी ज्यादा पैसा कमाने का, ताकि उसे इन्वेस्ट करके और भी ज्यादा पैसा कमाया जा सके। और सबसे सेफेस्ट ऑप्शन क्या होगा? सबसे सेफेस्ट ऑप्शन होगा इसमें यूएस ट्रेजरी में इन्वेस्ट करो। सबसे बेहतर तरीका है, आप सेफेस्ट रिटर्न उससे जनरेट कर सकते हो। इसलिए पीपल्स बैंक ऑफ चाइना ने यूएस ट्रेजरीज खरीदी। टाइम के साथ ही होल्डिंग्स में काफी ड्रामेटिकली बढ़ावट भी हमको देखने को मिली। यहां जो ग्राफ है जो आपको ये दिखा रहा है कि कैसे 2000 से 2008 तक के फॉरेन होल्डर्स को, जो यूएस ट्रेजरीज के होल्डर्स को दिखाता है। इस ग्राफ में आप देख सकते हो कि चाइना जो है वो धीरे धीरे एक बड़ा होल्डर जो था वो इस पूरी की पूरी करेंसी का बनता गया। इसमें जापान भी शामिल था, बट आखिरकार जापान जो एक मेजर एशियन इकोनॉमिक पावर हाउस हुआ करता था, जो यूनाइटेड स्टेट्स के साथ एक ह्यूज अमाउंट ऑफ ट्रेड सरप्लस जनरेट करता था, बिल्कुल चाइना की तरह जापान को भी अपना पैसा जो था वो इसी कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करना था। इसलिए जैसे आप देख सकते हो, उसने भी यूएस ट्रेजरीज के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करना जारी रखा था। सन 2000 में जापान के पास 307 बिलियन डॉलर के यूएस ट्रेजरीज थे और चाइना के पास सिर्फ 70 बिलियन डॉलर के यूएस ट्रेजरीज थे। आप इस चार्ट के अंदर इसको देख सकते हो। चाइना पहले पीछे था, सन 2000 के आसपास जापान इसमें आगे हुआ करता था। फिर क्या हुआ? लेकिन जैसे चाइना और जापान की इकोनॉमी शिफ्ट हुई, चाइना ने इवेंचुअली जापान को सरपास किया और यूएस ट्रेजरीज का सबसे बड़ा होल्डर जो था वो चाइना बन गया। अब जैसे कि इस ग्राफ के अंदर आप देख सकते हो, चाइना की होल्डिंग्स यूएस ट्रेजरी के अंदर 70 बिलियन डॉलर से बढ़कर 2008 तक 700 बिलियन डॉलर हो गई थी और आने वाले समय में यह बढ़कर और भी ज्यादा 1.3 ट्रिलियन डॉलर के आसपास पहुंच गई। जापान के होल्डिंग्स भी थे, बट जापान जो था वो चाइना से अब पीछे होता चला गया। 2013 तक जापान का यूएस ट्रेजरी होल्डिंग जो था वो चाइना से कम हो गया, लेकिन 2013 के बाद जापान, या फिर कह सकते हैं आप, चाइना की होल्डिंग्स ऑफ यूएस ट्रेजरीज डिक्लाइन होने लगी। जो लेटेस्ट डाटा अवेलेबल है, 2024 का जो डाटा अवेलेबल है, उसके मुताबिक चाइना ने यूएस ट्रेजरी होल्डिंग अब जो है अपनी सिर्फ 1.3 ट्रिलियन डॉलर से घटाकर 760 बिलियन डॉलर के आसपास कर लिया है। तो अब बात करते हैं कि चाइना यूएस ट्रेजरीज क्यों बेच रहा है और इसका यूनाइटेड स्टेट्स के लिए क्या मतलब हो सकता है। तो देखो, चाइना के लिए यूएस ट्रेजरीज में डिक्लाइन होने के काफी रीजन हो सकते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट रीजन यह है कि चाइना अपने इन्वेस्टमेंट को बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में लगा रहा है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव दुनिया का सबसे एम्बिशियस इंफ्रास्ट्रक्चर और इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, जो एशिया, यूरोप, अफ्रीका और उसके आगे तक को रोड्स, रेलवेज, पोर्ट्स, पाइपलाइंस के नेटवर्क के थ्रू कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। और चाइना अपने फॉरेन रिजर्व्स का एक हिस्सा बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में इन्वेस्ट कर रहा है। यहां आप समझ सकते हो कि 2013 से 2023 में चाइनीज इन्वेस्टमेंट जो थी वो इस बीआरआई में वो बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। 2018 के आसपास चाइना ने 50 बिलियन डॉलर से ज्यादा तक का इन्वेस्टमेंट जो था वो अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में किया। ये कोई छोटा अमाउंट नहीं है। और इन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को फाइनेंस करने के लिए और उनके एम्बिशियस गोल्स को पूरा करने के लिए एक तरीका है उनके पास अपने फॉरेन रिजर्व्स का इस्तेमाल करना। दूसरा रीजन है ब्रिक्स। ब्रिक्स का फुल फॉर्म आप जानते ही हो, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, इन सबकी ग्रुपिंग्स को हम ब्रिक्स बोलते हैं। ऐसे इमर्जिंग इकोनॉमीज का ग्रुप जो एक कोऑपरेटिव अलायंस बनाकर इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और सोशल कोलैबोरेशन को प्रमोट कर रहा है। ब्रिक्स को वेस्टर्न डोमिनेटेड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जैसे आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक का काउंटर बैलेंस देने के लिए बनाया जा रहा है। यह वही ग्रुप है जिसमें चाइना भी मेंबर है और यह ग्रुप अपने यूएस ट्रेजरी होल्डिंग को ग्रेजुअली रिड्यूस करता जा रहा है। यूएस ट्रेजरीज पे अपनी रिलायंस को कम करके ब्रिक्स कंट्रीज जो है अपने रिजर्व्स को डाइवर्सिफाई करने, लोकल करेंसी का यूज प्रमोट करने और फाइनेंशियल सिस्टम डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं जो वेस्टर्न फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पॉलिसी से कम वल्नरेबल हो। तीसरा रीजन है कि चाइना ने अपने गोल्ड के रिजर्व्स में भी बढ़ाना शुरू कर दिया है। गोल्ड रिजर्व्स को एक्यूमुलेट करना चाइना ने शुरू कर दिया है। यहां जो ग्राफ है उसमें आप देख सकते हो कि चाइना ने अपने गोल्ड रिजर्व्स को टनों के हिसाब से लगातार बढ़ाया है। आप देख सकते हो कि 19 सालों में जब हमने देखा कि चाइना के टोटल यूएस ट्रेजरीज डिक्लाइन हो रहे हैं, उनके गोल्ड रिजर्व जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। ये डाइवर्सिफिकेशन की जरूरत की वजह से ही है, लेकिन इसके साथ साथ ये उनकी स्ट्रेटेजिक इंटेंट भी है कि वो अपनी इकोनॉमिक सोवरेनिटी को और भी ज्यादा स्ट्रेंथन कर सके। अब दोस्तों,
यूएस ट्रेजरी से दूर जाकर और गोल्ड एक्यूमुलेट करके चाइना अपने आप को पोटेंशियल फाइनेंशियल डिसरप्शन से प्रोटेक्ट करना चाहता है, जो एक्सटर्नल प्रेशर से हो सकती हैं, जैसे जियोपॉलिटिकल टेंशन और सैंक्शंस। अब चलिए बात करते हैं कि अगर अगर चाइना यूएस डेट को बेचे या खरीदे, ये सब कुछ बंद कर दे या फिर अपनी एग्जिस्टिंग होल्डिंग्स को कुछ हद तक बेच दे या पूरा ही बेच दे, तो यूनाइटेड स्टेट्स को क्या पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंसेस का सामना करना पड़ सकता है। तो दोस्तों, चाइना के बेचने या खरीदना बंद करने से यूएस से कोई कई प्रकार के रेपरकशन जो है वो यूएस को फेस करने पड़ेंगे, लेकिन इन इफेक्ट्स की सीवियरिटी कई फैक्टर्स पर डिपेंड करेगी, इंक्लूडिंग कि बाकी इन्वेस्टर इसको कैसे रिएक्ट करते हैं। सबसे डायरेक्ट इंपैक्ट हो सकता है कि यूएस ट्रेजरी यील्ड्स पर। अब ये क्या होता है, देखो, बॉन्ड मार्केट में प्राइसेस जो होते हैं वो यील्ड के इनवर्स मूव करते हैं। अगर कोई बड़ा होल्डर जैसे कि चाइना अपने परचेसेस को स्केल बैक करता है, तो रिड्यूस डिमांड से ट्रेजरी प्राइसेस जो है वो नीचे आ सकते हैं और यील्ड्स ऊपर जा सकती हैं। ट्रेजरीज पे हायर यील्ड्स का मतलब होगा कि यूएस गवर्नमेंट के लिए बोरोइंग कॉस्ट बढ़ जाएगा। दूसरा पोटेंशियल इंपैक्ट हो सकता है कि यूएस डॉलर की वैल्यू पर। अगर चाइना यूएस ट्रेजरीज काफी ज्यादा बेचता है और अपने डॉलर होल्डिंग्स को रिड्यूस करता है, तो डॉलर कमजोर भी हो सकता है, जबकि वीकर डॉलर यूएस एक्सपोर्ट्स को चीप बनाएगा और ग्लोबली मोर कंपेटिटिव बना सकता है, बट ये इंपोर्ट्स को महंगा कर देगा, जिसकी वजह से अमेरिका के अंदर डेली गुड्स और सर्विसेज के प्राइसेस जो है वो बढ़ सकते हैं। इसके साथ साथ चाइना का यूएस ट्रेजरीज का मेजर सेल ऑफ भी ओरिजिनल मार्केट्स में नर्वसनेस क्रिएट कर सकता है। ट्रेजरीज को दुनिया का सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट में माना जाता है, तो अगर इनमें कॉन्फिडेंस कम होता है तो फाइनेंशियल मार्केट में इंस्टेबिलिटी हो सकती है। लेकिन यूएस ट्रेजरी मार्केट काफी बड़ी है और डेली ट्रेडिंग वॉल्यूम्स जो है वो अक्सर $500 बिलियन से ज्यादा होती हैं। तो जबकि जबकि चाइना एक बड़ा शिफ्ट हेडलाइंस में चाइना के जो बड़ा शिफ्ट है ये हेडलाइंस में तो जरूर आए, बट मार्केट की डेप्थ इसके कुछ इंपैक्ट को एब्जॉर्ब कर सकती है, स्पेशली अगर बाकी इन्वेस्टर ट्रेजरीज को अट्रैक्टिव समझना शुरू कर दें। तो ये क्वेश्चन कि अगर चाइना यूएस डेट खरीदना बंद कर दे तो क्या होगा, ग्लोबल इकोनॉमी के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चाइना का मैसिव इन्वेस्टमेंट यूएस ट्रेजरीज में ना सिर्फ अमेरिकन डेफिसिट को फाइनेंस करने में मदद करता है, बल्कि चाइना को अपने सरप्लस डॉलर को पार्क करने के लिए एक स्टेबल जगह भी प्रोवाइड करता है। लेकिन जैसे कि चाइना के यूएस ट्रेजरीज में रिडक्शन का ट्रेंड दिखाता है, वैसे फ्यूचर बदल रहा है। तो गाइज, ये था हमारा डिटेल्ड एनालिसिस चाइना के यूएस डेट होल्डिंग्स और उसके डिक्लाइन के इंपैक्ट पर। जैसा कि हमने देखा, अगर चाइना अपनी होल्डिंग को बेचना या खरीदना बंद करे तो यूएस इकोनॉमी पर काफी डायरेक्ट इफेक्ट्स हो सकते हैं, लेकिन मार्केट काफी डायनेमिक है और हमें देखना होगा कि फ्यूचर में इस डायरेक्शन में जाएंगे तो मार्केट इसको कैसे रिएक्ट करेगी। आपको क्या लगता है कि चाइना की इस फाइनेंशियल स्ट्रेटजी के बारे में, क्या ये ग्लोबल इकोनॉमी को डिस्टेबलाइज करेगा या फिर दूसरे इन्वेस्टर इसका गैप जो है वो फिल कर देंगे? अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, जय हिंद।